नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले लास्ट वीडियो में मैंने बीएससी फाइनल ईयर के लिए आपको एक सवाल दिया था जिसमें सिंप्लेक्स का सवाल था। मैंने कहा था कि आप लोग इसको हल करिएगा। कुछ लोगों ने उसको हल भी किया होगा और कुछ ने नहीं किया है, तो मैं आज उस सवाल को आपके सामने करवा रहा हूँ। अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में उस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। और सिंप्लेक्स पर एक तरीके से मैं कहूँ तो लास्ट मेथड है ये। और अब इन तरीकों पर जितने तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैंने सिंप्लेक्स के लगभग सारे मेथड डिस्कस कर लिए हैं। तो आज देखिए अपन कुछ सवाल और करते हैं और नेक्स्ट जो ड्यूलिटी है उस पर भी आज कुछ बात करेंगे अपन। अपना सवाल ये था, मिनिमम z बराबर है x1 प्लस x2। आज वाले में एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ दोनों जो कंडीशन दे रखी है आपको वो ग्रेटर देन की है, यानी एक लेस देन और एक ग्रेटर की नहीं है। अब दोनों क्या है, ग्रेटर की है। इसको सोल्व करने का तरीका वही है प्यारे बच्चों कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ इसको सोल्व करते वक्त वही काम करना है कि मिनिमम z दे रखा है तो इसको किस में बदलेंगे, मैक्सिमम में बदलेंगे। मैक्सिमम में बदलने के लिए आपको एक काम करना होगा, यहाँ लिखना होगा मैक्सिमम z डैश बराबर लिखोगे माइनस मैक्सिमम कितना आपका z। जो मिनिमम z जो दे रखा है आपको, उस मिनिमम z को आप कितने से इंटू कर दो, माइनस से। माइनस 1 से इंटू करते वो किस में बदल जाएगा, मैक्सिमम में, लेकिन अब उसको मैक्सिमम z डैश कहा जाएगा। तो आपका जो मैक्सिमम z डैश होगा ना वो क्या होगा, माइनस x1 माइनस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब आपके जो कंडीशन दी हुई है उनमें क्या चेंज होगा, देखो 2x1 है प्लस x2 है। यहां पर आपको ग्रेटर दे रखा है, आपको इक्वल में बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक चर x3 माइनस करना पड़ेगा। एक होता है न्यूनता पूरक चर और एक होता है आधिक्य पूरक चर। तो आप लोगों को यहाँ आधिक्य पूरक चर लिखना है तो ये माइनस x3 मैंने कर दिया और यहाँ इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 4। नेक्स्ट आप लिखोगे तो यहाँ आएगा x1 प्लस कितना आएगा 7x2 और प्लस 0x3 माइनस x क्या होगा 4 बराबर क्या होगा 7 होगा। बात समझ में आ गई। यहाँ आपको क्या लिखना है, प्लस 0x और यहाँ आ जाएगा आपके पास कितना 3, तो यहाँ 4 आ जाएगा। पहले 3 आ गया, अब 4 लिख दे। लेकिन अब भी अगर आप नजर दौड़ाओ इस सवाल पर तो आपको मालूम चलेगा यहाँ -1 और 0 है, यहाँ 0 और क्या है -1 है। इसका मीनिंग साथियों ये है कि ऊपर आपको z डैश जो है इसमें लिख देना चाहिए 0x3 और प्लस 0x कितना 4, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहाँ से अपन इसको सिंप्लेक्स के मेथड से हल नहीं कर पाएंगे जल्दी से। क्यों नहीं कर पाएंगे, देखो क्योंकि अपने पास यहाँ यूनिट मैट्रिक्स अभी नहीं आई है। यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए अब आपको कृत्रिम चरों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी तक तो क्या था, आपके पास दोनों के दोनों क्या है, आधिक्य पूरक चर है, उनका प्रयोग किया। लेकिन अब कृत्रिम चर का प्रयोग अपन करेंगे। कृत्रिम चर का प्रयोग करेंगे तो पहला जो है ना, पहली कंडीशन वो और दोनों चीजें बदल जाएगी। मैक्सिमम z डैश को दोबारा लिखो, यह आएगा -x1 माइनस x2 प्लस क्या होगा 0x3 प्लस क्या होगा 0x4। इसके आगे भी कुछ आएगा लेकिन पहले इसको सोल्व करते हैं। 2x1 प्लस ये हो गया आपका x2 माइनस हो गया x3 प्लस हो गया आपका 0x4। अब यहाँ क्या करना है, आपको लिख देना है x5 प्लस 0x कितना लिख दो 6 लिख दो इक्वल टू कितना 4 लिख दो। नेक्स्ट वाले को लिखोगे x1 प्लस कितना 7x2 और प्लस कितना 0x3 माइनस x4, यहाँ आएगा -x4 प्लस ये होगा आपका 0x5 प्लस ये होगा x6 इक्वल्स टू कितना 7 होगा। ऐसे लिखना है। अब इस यूनिट मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, बन गई। इसका मतलब आपने दो क्या किए, इसमें आर्टिफिशियली वेरिएबल जोड़े हैं, यानी आपने x5 और x6 जो है वो कृत्रिम चरों का क्या किया है, प्रयोग किया है। अब ये दोनों कृत्रिम चर अगर हैं आपके पास तो अब इनकी वैल्यू यहाँ मैक्सिमम z डैश में क्या होगी वो ध्यान करिएगा। m होता है वो बहुत बड़ा मान होता है, इसलिए आपको यहाँ से -m क्या करना पड़ेगा, x5 लिखना पड़ेगा, माइनस यहाँ m और यहाँ x आपको 6 लिखना पड़ेगा। अब आपके पास जो ये वैल्यू आ रही है ये एग्जैक्ट सही तरीके से चेंज हो चुकी है। अब अपन यहाँ a लिखेंगे, पहले कैपिटल A की वैल्यू क्या होगी, देखो 2 होगा 1 होगा, फिर 1 होगा 7 होगा, फिर यहाँ -1 होगा 0 होगा, फिर 0 होगा -1 होगा, फिर 1 और 0 होगा, फिर 0 और क्या होगा 1 होगा, ये आएगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपके पास कृत्रिम चरों के साथ प्रारंभिक जो सदिश है ना वो क्या है, प्रारंभिक सदिश। प्रारंभिक सदिश, प्रारंभिक सदिश का जो मान है वो आपके पास अल्फा, देखिए ये 5 है और ये 6 है, तो यहाँ लिख दीजिए अल्फा 5 और अल्फा कितना आ गया आपका 6 आ गया। इसको नोट डाउन करना। अब बी जो है ना,
वो b यहाँ लिख दो। b की वैल्यू क्या है आपके पास 4 और 7 है, 4 और 7 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैंने लिख दिया। अब इसको किस तरीके से हल करना है, सिंप्लेक्स के मेथड से हल करना है। अब तरीका वही है जो आपको पीछे मैं पढ़ाता आ रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन सिंप्लेक्स की टेबल बनाएंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, यहां फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनानी है। टेबल का तरीका वही है जो आप पीछे करते आए हो, और टेबल अच्छे ढंग से बनाना सीख लो, क्योंकि आपका इस पेपर में अधिकतम पार्ट इस टेबल पर डिपेंड होगा। जिस बच्चे के टेबल वाला सवाल गलत होगा उससे और सवाल सही होंगे नहीं फिर जल्दी से। और ये आसान सवाल है, हालांकि आपको आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई हार्ड सवाल है नहीं। फिर भी गलत करते हो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ड्यूलिटी पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है इसके साथ साथ। तो यहाँ आपको सबसे पहले लिखना है CJ, यहाँ लिखना है दूसरे कॉलम बनानी ऐसी एक पंक्ति आपको, इसमें लिखना है Y1, यहाँ लिखना है Y2, Y3, Y4, Y5 और Y क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। समझ गए। यहाँ पर 2-3 कॉलम और बनाने आपको। एक बनाना है आपको किसका, B का, एक बनाना है आपको XB का, एक बनाना है आपको CB का, एक बनाना है सिर्फ B का। इतने कॉलम आपको तैयार करने हैं। उसके बाद नीचे अपन क्या लिख देंगे, यही ZJ माइनस CJ इसी में लिख देंगे। यहाँ ZJ माइनस CJ यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब इस टेबल को जरा कंप्लीट करिएगा। कैसे कंप्लीट करनी है वो सुनो पहले। सबसे पहले CJ में ये वाली वैल्यू आएगी आपकी, इसके जो गुणांक है सारे वो लिखने हैं। -1 0 0, यहाँ आएगा आपका -1 0 0, यहाँ आएगा आपके पास माइनस का m, और यहाँ भी आएगा आपका माइनस का कितना m। शायद इतना आप लोग सब जानते हो और लिख भी लोगे। प्रारंभिक सदिश में क्या है, b में वैल्यू देखो पहले तो, v में वैल्यू आपकी 4 और कितनी है 7 है, ये लिख दो। प्रारंभिक सदिश में अल्फा आपके पास x आपका 5 होगा, यहाँ x 5 और x क्या होगा 6 होगा। इसके साथ b में आपका अल्फा 5 होगा और यहाँ अल्फा क्या होगा 6 होगा। CB की जो वैल्यू आपके पास वो कहाँ से लिखनी है, देखो इन दोनों की वैल्यू इधर क्या है -m और -m है, तो ये आपको यहाँ लिखना है -m और यहाँ भी लिख देना है कितना -m। शायद समझ में आ गया। अब जो आपकी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को उतारिए यहाँ। तो 2 1, यहाँ जाएगा 2, यहाँ 1, 1 और 7, यहाँ 1, यहाँ कितना 7, फिर -1 और 0, फिर आएगा 0 और माइनस कितना 1, फिर आएगा 1 और 0, यहाँ 1 और यहाँ 0, फिर यहाँ 0 और यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। समझ गए होंगे। अब ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालेंगे। ZJ माइनस CJ में इसका इंटू इससे करेंगे, इसका इंटू इससे करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, माइनस ये करना है बस। समझ गए। -2m तो ये रहा, माइनस का m ये रहा, तो माइनस का 3m हो गया टोटल, ये माइनस का 3m लिख दिया। माइनस इसमें से -1 करना है तो ये प्लस का क्या हो गया 1 हो गया। फिर इससे करोगे -m, इससे करोगे -7m, तो माइनस का क्या हो गया 8m, और यहाँ -1 करते ये हो गया आपका प्लस का कितना 1। ठीक। इससे करोगे तो प्लस का m होगा, इससे 0 होगा, 0 घटाओगे यहाँ आपका m आएगा। फिर इससे करोगे आगे वाले से तो 0 होगा, इससे करोगे तो m होगा, घटाओगे तो भी m आएगा। फिर आगे वाले से करोगे -m आएगा, फिर 0 आएगा, ये जोड़ोगे तो आपके पास 0 आएगा। फिर यहाँ 0, फिर यहाँ -m आएगा, -m है और उसमें से -m करोगे तो यहाँ भी आपका क्या आएगा 0 आएगा। प्यारे बच्चों, ये आपकी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ ये देखना है कि इस वाले में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो आपका इंटरिंग वेक्टर होगा। माइनस का 3m है, माइनस का 8m है, जिसमें माइनस संख्या ज्यादा इंटू हो रही है वो वाला आपका छोटा होगा। तो यहाँ ये जो दे रखा है आपको माइनस का 8 है, ये वाला क्या होगा आपका इंटरिंग वेक्टर होगा। क्या होगा ये इंटरिंग वेक्टर होगा। इस इंटरिंग वेक्टर में अंदर चलोगे, 7 का भाग 7 में दोगे 1 आएगा, ये 4 आएगा, तो छोटा आपके लिए क्या रहेगा ये वाला रहेगा। ये अगर छोटा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका की एलिमेंट होगा। क्या होगा ये की एलिमेंट होगा। ये अगर ये की एलिमेंट है तो सुनो जरा, अपने को क्या करना है, की एलिमेंट के लिए ऊपर जब चले हो तो आपके पास 1 आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है 7 आ रहा है। अब यूनिट मैट्रिक्स में इधर चलना है और जहां 1 आए वहां बाहर चलोगे।
तो आपके पास ये क्या हो गया, अब डिपार्टिंग वेक्टर हो गया, यहाँ डिपार्ट का निशान लगा देना है। अब चाहो तो आप जो लास्ट वाला y6 मैंने लिखा है नेक्स्ट टेबल में आप उसको छोड़ सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। समझ गए मेरी बात। अब अपन अगली टेबल बनाते हैं और देखते हैं अगली टेबल में अपने को कौन कौन सी चीजें चाहिएगी। यहाँ से टेबल दोबारा बना लेता हूँ मैं। यहाँ आपकी सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनेगी और उसको भी ठीक इसी ढंग से अपने को बनाना है। एक जो स्तंभ है आपका वो छोड़ सकते हो आप चाहो तो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपके लिए। यहाँ से अपने को टेबल बनानी है तो सबसे पहले ध्यान करिएगा कि इस वाली टेबल में यहाँ लिखोगे आप CJ, ये CJ की वैल्यू आएगी यहाँ। इससे नीचे एक बनाओगे उसमें y1 y2 आएंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ y1, यहाँ लिख देता हूँ y2, यहाँ लिख देता हूँ y3, यहाँ y4 और यहाँ y5 लिख देता हूँ। और y6 डिपार्ट हो चुका है, उसको अपन छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसके कोफिशिएंट क्या है, -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है माइनस का m है। इस वाले में आपके पास b आएगा, यहाँ आपके पास x भी आएगा, यहाँ कैपिटल B आएगा और यहाँ आपका C भी आएगा। इस CB को लिख दो, B को लिख दो, XB को लिख दो और B को लिख दो। सब चीज़ों को क्या कर दीजिएगा, यहाँ से सोल्व कर दो तो आपके पास फाइनल जो आंसर है वो मिल जाएगा कि किस प्रकार आएगा। अब सुनो तो यहाँ से इस वाले में अपने को वही लिखना है ZJ माइनस कितना CJ, ZJ माइनस CJ की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। सुनो यहाँ जो आपका बाहर हो रहा है उसको तो हटा दो, यहाँ से जो इंटर हो रहा है उसको इंटर कर दो। इंटर हो रहा है आपका y2 का मतलब आपके पास आएगा किसकी जगह, 6 की जगह, तो यहाँ आ जाएगा आपका x2, यहाँ आ जाएगा आपका α2, बच गया ऊपर कितना α5 सेम लिख दो, यहाँ x5 सेम लिख दो। इसकी वैल्यू अब भी -m है, इसकी वैल्यू यहाँ कितनी है -1 है, तो यहाँ कितना लिख दो -1 लिख दो। अब पूरी इस पंक्ति में आपको 7 का भाग देते हुए पूरा उतार देना है। 7 का भाग दोगे इसमें तो कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ 1/7 आएगा, यहाँ वाले में आपका 1 आएगा, फिर नेक्स्ट वाले में 0 आएगा, फिर नेक्स्ट वाले में दोगे -1/7 आएगा, फिर नेक्स्ट वाले में अगर भाग दोगे तो 0 आएगा। ये यहाँ तक की वैल्यू लिखनी है। मैंने पहले ही समझा रखा है की एलिमेंट जो है उसके सामने हमेशा कितना आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए, तो ये 0 लिख दीजिएगा। समझ गए मेरी बात। यहाँ लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब सुनो ये 0 कैसे आएगा तो वो सुन लीजिए जरा। इस वाली पंक्ति को, पूरी पंक्ति को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, 7 से, और इसमें से घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। या फिर ऐसे एक काम करो ना कि यहाँ आपको कितना चाहिए, ये 1 है, यहाँ 0 लाना है, पूरा इस पंक्ति में से ये सेम वाली पंक्ति घटा दो, यानी इस वाली में से ये वाली आप क्या कर दो, घटा दो, तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। अब कैसे लाना है वो सुनो। 4 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 2 में से आपको कितना घटाना, 1/7, तो 2 में से आप 1/7 को घटा दो तो ये 13 बट्टा कितना आ जाएगा आपका 7, तो यहाँ लिख दीजिए आप 13/7 आ गए। फिर 1 में से 1 घटाओगे 0 आएगा। फिर आप लोगों को क्या करना है, एक ये था, यहाँ -1 है, देखो यहाँ, तो इसमें से तो आपने सेम घटाया था, एक तो ये आ गया, इस -1 में से 0 घटाओगे तो -1 ही आएगा। फिर 0 में से आपको कितना घटाना है, माइनस, और 1/7 घटाओगे तो 1/7 बच जाएगा। फिर देखिए यहाँ क्या, 1 में से 0 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब वही काम करो, ZJ माइनस क्या निकालो, CJ निकालो। ZJ माइनस CJ में देखिए क्या करना है, माइनस का m है, इससे इंटू करोगे तो ये आएगा -17m। देखो यहाँ थोड़ा ध्यान से लिखोगे, -13m बटे कितना 7, तो ये हो गया। माइनस को इससे इंटू करोगे -1/7, ये हो गया। फिर इसमें से माइनस और करना, -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना बस। तो ये हो गया आपका 7, यहाँ देखिए ऊपर तो 7 होगा, 7 में से -1 करोगे 6/7 हो गया, तो ये -13m और प्लस का 6 बटे कितना होगा 7m, 7 होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिख दीजिए आप -13m प्लस कितना है 6 बटे कितना है 7, ये लिखना है। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, -1 में से फिर ये -1 करोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस -m का इससे इंटू करोगे, प्लस का m, ये 0 है, ये घटाओगे 0 तो यहाँ प्लस का क्या आएगा, m आएगा। फिर नेक्स्ट देखो, इसका इससे करोगे -m बटे 7, तो ये रहा।
इस -1 का इससे इंटू करोगे, प्लस का 1/7 ये रहा, प्लस का 1/7, 0 इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका -m+1 बटे कितना होगा 7। नेक्स्ट देखो, इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का m, फिर ये आपका 0 होगा, इसमें से माइनस करना है -m, तो वो प्लस का होते ही ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। ये प्यारे बच्चों आपके पास क्या हो गया है, सेकंड सिंप्लेक्स जो टेबल है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यानी यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप लिख देना, ये कौन सी टेबल है, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल है, ये सेकंड सिंप्लेक्स टेबल आपकी बनी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ भी आपको एंटरिंग और डिपार्टिंग देखना है, तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है, यहाँ -13 में 6 जुड़ रहा है, यहाँ -m+1 है, तो आपका अब की बार ये सबसे कम है, तो ये वाला क्या होगा आपका एंटरिंग वेक्टर होगा। एंटरिंग वेक्टर होने के बाद क्या करोगे, इसको आप यहाँ से ऊपर ले जाओ, इसका भाग इसमें दोगे 7 आएगा, तो एक तो आपके पास 7 है, फिर इसका भाग इसमें दोगे तो ये 21 बटे कितना है 13 है, ठीक है, 21 7 ऊपर चला जाएगा तो 21 बटे कितना हो गया 13। तो देखिए ये 7 है और ये 21 बटे 13 है, दोनों में मिनिमम कौन सा है, वो है 21 बटे 13। तो यहाँ ये जो आपके पास है ना 13 बटे 7, ये वाला आपका क्या होगा, की एलिमेंट होगा, की एलिमेंट होगा ये वाला। इसके डायरेक्शन में इधर चलोगे यहाँ 1 आएगा, 1 से नीचे बाहर जाओगे यहाँ आओगे तो ये वाला आपका क्या आएगा, डिपार्टिंग वेक्टर आएगा। ये डिपार्टिंग वेक्टर आ गया। अब दोनों चीजें आ गई आपके पास, इंटर भी हो गया, डिपार्ट भी हो गया, यानी आपकी सेकंड सिंप्लेक्स टेबल का काम खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी वैल्यू आपकी नेगेटिव है, आप एक प्रयास और कर सकते हो। तो अब बनाएंगे अपन थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। तो यहाँ फर्स्ट की जगह अपन क्या कर देंगे, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल लिख देंगे। अब देखिए जरा, इन सब में से जो जो मान आपको हटाने हैं वो सारे हटा दीजिए इस टेबल में से। लगभग आपको सारे ही मान हटाने हैं, तो यहाँ से मैं सब वैल्यू हटा देता हूँ। ये सारी वैल्यू यहाँ से हटा दी मैंने, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, यहाँ ये लिखा हुआ है अपने पास। अब की बार आप y6 और y5 इन दोनों को भी यहाँ से क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, इनकी जगह लिख सकते हो आराम से। क्या क्या लिखोगे वो सुन लो। यहाँ लिखोगे आप लोग y1, यहाँ लिख दोगे y2, यहाँ लिख दोगे y3 और यहाँ लिख दोगे y4। बाकी सब हटा दो, कोई काम की बात आपके लिए है नहीं। यहाँ से zj माइनस cj को भी क्या कर सकते हो, आप हटा सकते हो, ये पूरी बात हटा दीजिए। अब इन सब चीज़ों को दोबारा लिखते हैं। यहाँ -1 और 0 0 है, तो यहाँ -1 लिख देता हूँ मैं, यहाँ 0 और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। टेबल में दोबारा क्या करना है, जो इंटर आपका हो रहा है उसको इंटर करो, जो डिपार्ट हो रहा है वो डिपार्ट करो। यहाँ आपका α1 आएगा, यहाँ x1 आएगा, यहाँ आपका α2 आएगा, यहाँ आपका x2 आएगा, ठीक है। दोनों में वैल्यू क्या आएगी, -1 यहाँ आएगा और -1 यहाँ आएगा। b में वैल्यू क्या है वो देखेंगे जरा, एक बार रुकिएगा। यहाँ से 13 बटे 7 का इसमें भाग दोगे तो आपको मिलेगा 21 बटे कितना 13, यहाँ लिख दो 21 बटे 13। इसमें यहाँ सेम रहेगा, अब आगे वाले लिख दो इसका भाग देते हुए सब, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आपका 0 आ जाएगा। इसमें भाग दोगे माइनस का 7 बटे कितना होगा 13 होगा, ये लिख दो। फिर कितना होगा, आगे भाग दोगे 7 से 7 कैंसिल, 1 बटे 13 आएगा, यहाँ 1 बटे 13 लिख दो। बाकी मैंने छोड़ दिया सब, आप भी इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्या करना है, देखो इसके सामने वाले को आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है या 1 बनाना है। तो यहाँ 1 तो आ ही गया, 0 बनाना है तो यहाँ मैं 0 लिख देता हूँ। अब सुनो जरा, आपको क्या करना है, इसको आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है और उसके बाद इसमें से आपको घटाना है ताकि दोनों की वैल्यू क्या आ जाए 0। तो सुनो जरा, इस वाले को आप 1/7 से इंटू करो और इसमें से घटा दो, या सीधा सा आइडिया, इसको -1/7 से गुणा करो और इसके साथ जोड़ दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अगर इसको 1/7 से इंटू करते हो तो ये हो गया 21 बटे 13 इंटू 1/7, तो ये 3 ये हो गया 3 बटे कितना 13। 3 बटे 13 को 1 में से घटाना है, तो 1 माइनस 3 बटे क्या करना 13, तो आपको मिलेगा 10 बटे कितना 13। तो यहाँ लिख दीजिएगा 10 बटे कितना 13। ये बातें आपको बहुत छोटी लग रही है, लेकिन अगर आप इनको लिखकर हल नहीं करोगे तो निश्चित तौर से आपसे गलती होने के चांस रहेंगे। यहाँ 0 हो ही गया, इसको इंटू करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में से घटाओगे 0 को तो 1 ही आएगा।
फिर यहाँ आपको इसको 1/7 से करना है, -1/13 हो गया, -1/13 है, उसको 0 में से घटाना है। किस में से? 0 में से। तो 1 ये क्या हो गया? 13 हो गया आपका, घटाते क्योंकि माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोगों के पास? -1/7 है, इसको गुणटू करना है 1/7 से। तो देखिए यहाँ से इंटू करोगे, 1/13 को आप 1/7 से करोगे और किस में से माइनस करोगे आप? -1/7 में से माइनस करोगे, तो -1/7 है, ये माइनस आप करोगे तो ये मिलेगा आपको। इन दोनों में कॉमन आ रहा है, -1/7 कॉमन लो, यहाँ 1 + 1/13, तो ये 14 क्या बचेगा? 1/7 तो ये हो गया, ये 14 कितना? 13, तो ये हो गया -2/13। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -2/13। अब आपको वही काम करना है, ZJ -CJ निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से लिखेंगे, देखो -1 का इंटू इसे करोगे -1 में से फिर -1 घटाओगे तो आपका 0 आएगा। यही काम नेक्स्ट वाले में करोगे 0 आएगा। यही काम आगे वाले में करोगे, ये 7/13, ये आपका -1/13, तो ये 6/13 बचेगा, ये 6/13। नेक्स्ट वाला करोगे -1/13, ये होगा, ये प्लस का 2/13 होगा, तो 1/13 बचेगा, यहाँ 1/13 लिख देंगे। यानी सभी मान आपके पास अब क्या आ चुके हैं? पॉजिटिव आ चुके हैं। अब अपने को क्या करना है वो सुनो। अब इसका बताना है सॉल्यूशन, यानी हल बताना है। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई है, देखो यहाँ एक तो आ चुकी है x1 की, एक आ चुकी है आपके पास किसकी? x2 की। x1 की वैल्यू ये रही, x2 की ये लिख दो यहाँ। x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 21/13 है। x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? वो वैल्यू आपके पास 10/13, दोनों लिख दी। अब ध्यान रखो कि आपके पास मैक्सिमम z डैश बराबर है माइनस मिनिमम z है। मिनिमम z से पहले आप लोगों को मैक्सिमम z डैश की वैल्यू निकाल लो या फिर सीधा लिख दो, लेकिन अपने को तो मिनिमम z की बतानी है, लेकिन उससे पहले मैक्सिमम z डैश की वैल्यू निकालेंगे तो बाकी तो सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि बाकी तो कोई वैल्यू है नहीं अपने पास, सिर्फ दो वैल्यू है। तो यहाँ लिखोगे आप मैक्सिमम कितना? z, मैक्सिमम z होगा माइनस कितना? 21/13 माइनस होगा 10/13, तो ये आपके पास हो गया 31/13 माइनस का कितना हो गया आपका? 31/13, ये वाली वैल्यू हो। अब सुनो जरा प्यारे साथियों कि यहाँ अगर इतना आपको मिल गया है तो अब अपन क्या करेंगे? अब अपन लिखेंगे मिनिमम z बराबर होगा माइनस मैक्सिमम z, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैक्सिमम z डैश की वैल्यू है, ये मैक्सिमम z डैश है, तो मिनिमम z क्या होगा? माइनस लगा दो और z डैश लिख दो, तो इसकी वैल्यू लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा कितना? 31/13, तो ये 31/13 जो है वो आपके मिनिमम किसकी वैल्यू आ जाएगी? z की वैल्यू आ जाएगी। और यही इस सवाल में अपन ने पूछा है, दो वैल्यू x1 और x2 आपके पास ये वाली आ जाएगी। इन सब वैल्यू को लिखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार इसको क्या करना है, हल करना है। अब ये तो बात मैंने आपसे की है किससे रिलेटेड? सिंप्लेक्स से। सिंप्लेक्स पर आप सभी सवालों को हल करिए और देखते रहिए कि किस तरीके से सिंप्लेक्स आपके पेपर में आने वाला है और कौन कौन से सवाल आपसे और पूछे जा सकते हैं। अब मैं छोटी छोटी बातें आपसे ड्यूलिटी के बारे में करने वाला हूं, क्योंकि एक रिवीजन क्लास के तरीके से हम बना रहे हैं और सिंप्लेक्स अगर आपको पूरा पढ़ना है तो दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें टोटल सवाल आप लोगों को करवाए जाएंगे। जो नए बच्चे होंगे उनको उसमें सभी सवाल कराएंगे, एक भी सवाल हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपकी बुक में सवाल दे रखे हैं उसमें सभी सवाल मैं कराऊंगा आपको, तो आप ध्यान करते रहिए। आगे से आगे नई क्लासें जब आए तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा इसे। अब देखिए मैं बात करना चाह रहा हूं, पहले छोटी छोटी बातें हैं किसके बारे में? द्वैतता के बारे में, ड्यूलिटी के बारे में। हाँ तो देखिए अपने को बात करनी है ड्यूलिटी के बारे में। ड्यूलिटी क्या होती है, द्वैतता क्या होती है, क्या किसे कहते हैं द्वैतता, इस पर विस्तार से चर्चा जब सिलेबस स्टार्ट से बता जाएगा तब करेंगे, लेकिन अभी आपके एग्जाम के लिहाज से कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है उस पर मैं बात करना चाह रहा हूं। देखिए दो प्रकार की समस्या होती है, एक को कहते हैं आद्य समस्या, ठीक है, जिसको प्रिमल प्रॉब्लम कहते हैं। इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि आद्य समस्या को परिभाषित कीजिए। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है द्वैत समस्या को समझाइए। द्वैत समस्या क्या है?
ठीक है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है। 3 नंबर आपसे पूछा जा सकता है, एक होती है संतुलित और एक होती है असंतुलित। एक होती है संतुलित ड्यूलिटी किसे कहते हैं और असंतुलित ड्यूलिटी किसे कहते हैं। आज अपने को इन 4 पॉइंट पर बात करनी है अच्छे से। तो देखिए, इन चारों पर आपसे जो सवाल पूछा जाएगा उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले ड्यूलिटी क्या है। कोई भी आपको एलपीपी में समस्या दी हुई आती है, उस समस्या से जुड़ी हुई उसी के समान एक क्या होती है, रेखिक समस्या और होती है। किसी भी दी गई एलपीपी के समान उससे जुड़ी हुई एक रेखिक समस्या और होती है। उस रेखिक समस्या को दी गई मूल समस्या की द्वैतता कहते हैं। दोबारा सुन लो, मैं बता देता हूं सारी बात आपको। किसी दी गई एलपीपी में उस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई एक अन्य रेखिक समस्या और होती है। किसी दी गई एलपीपी से जुड़ी हुई एक रेखिक समस्या और होती है। उस रेखिक समस्या को उसकी द्वैत समस्या कहते हैं, यानी ड्यूलिटी कहते हैं। और जो मूल रूप में आपको दी हुई होती है या जो रेखिक समस्या थी उसे कहा जाता है आद्य समस्या या उसे कहते हैं प्रिमल प्रॉब्लम। दोबारा सुन लीजिए, परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी। ये सब एलपीपी में दी गई किसी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई एक अन्य रेखिक समस्या होती है जिसे उस समस्या की द्वैतता कहते हैं या ड्यूलिटी कहते हैं या ड्यूल प्रॉब्लम कहते हैं उसे। और जो मूल आपको दे रखी थी उसे क्या कहते हैं, आद्य समस्या या प्रिमल प्रॉब्लम कहते हैं। दोनों बात समझ में आ गई। देखो, मान लो एक एलपीपी आपको दे रखी है AX वाली और उससे दूसरी जुड़ी हुई है, तो जो दूसरी है उसको तो कहा जाएगा ड्यूल प्रॉब्लम। क्या कहा जाएगा, उसे तो कहा जाएगा ड्यूल प्रॉब्लम। और जो मूल वाली थी उस मूल वाली को कहा जाएगा आद्य समस्या। शायद समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। किसी एलपीपी में दी गई जो प्रॉब्लम होती है उससे जुड़ी हुई एक अन्य रेखिक समस्या होती है जिसे उस मूल समस्या की तो कहते हैं द्वैत समस्या, और उस मूल समस्या को कहा जाता है आद्य समस्या या प्रिमल प्रॉब्लम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसे ही द्वैतता का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही द्वैतता का सिद्धांत का मतलब क्या है, अब सुनिए। मान लो आप किसी मूल समस्या का या प्रिमल प्रॉब्लम का यानी आद्य समस्या का हल जानते हो। ध्यान करिएगा इस बात को। आप किसी आद्य समस्या का इष्टतम हल जानते हो तो आप उसके ड्यूल का आसानी से हल ज्ञात कर सकते हो। दोबारा सुन लीजिएगा, यदि किसी आद्य समस्या का इष्ट हल आप जानते हो तो उसकी ड्यूल यानी द्वैत समस्या, उसकी द्वैत समस्या का हल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और यदि आप किसी द्वैत समस्या का इष्टतम हल जानते हो तो उससे जुड़ी हुई आद्य समस्या का हल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। और इसी तरीके को हल करने को ही कहा जाता है द्वैतता का मूल सिद्धांत। इसे क्या कहते हैं, द्वैतता का मूल सिद्धांत कहते हैं। मूल सिद्धांत कहते हैं इसे, ठीक है ना। फंडामेंटल जो आपका रूल होगा वो फंडामेंटल रूल यही है कि अगर किसी आद्य समस्या का हल, इष्टतम हल आप जानते हो तो आप उससे जुड़ी हुई जो ड्यूल प्रॉब्लम है उसका हल आसानी से ज्ञात कर सकते हो। और यदि आप किसी द्वैत समस्या का इष्टतम हल जानते हो तो आप उससे जुड़ी हुई आद्य समस्या का क्या कर सकते हो, हल ज्ञात कर सकते हो। इस प्रकार इसको हल करने की जो प्रक्रिया है इसी को कहा जाता है द्वैतता का मूल सिद्धांत। मैं 2-3 बातें रिपीट कर देता हूं। आद्य समस्या, द्वैत समस्या किसे कहते हैं, इसे आप द्वैत समस्या ऐसे लिख सकते हो। दोबारा सुन लीजिए, ड्यूल प्रॉब्लम क्या होती है, और एक होती है संतुलित और एक होती है असंतुलित समस्याएं। तो ध्यान करिएगा, इन दोनों के बारे में आप लोगों को डेफिनेशन पूछी जाएगी अगर छोटा सवाल आता है तो। कोई भी आपको एलपीपी दे रखी हो, किसी भी दी गई एलपीपी के संगत एक अन्य रेखिक समस्या होती है। एक अन्य क्या होती है,
रेखिक समस्या होती है। तो अब क्या होगा, जो दे रखी थी एलपीपी उसके संगत एक अन्य रेखिक समस्या होती है, तो इस अन्य रेखिक समस्या को तो कहा जाएगा आपकी द्वैत समस्या। इसे तो कहा जाएगा द्वैत समस्या, इसे कहा जाएगा ड्यूल प्रॉब्लम, ड्यूल प्रॉब्लम। और जो पहले आपको एलपीपी दी हुई है उस एलपीपी को कहा जाएगा प्रिमल प्रॉब्लम, प्रिमल प्रॉब्लम। इसे कहा जाएगा आद्य समस्या या मूल समस्या, आद्य समस्या, या इसका दूसरा नाम आप लिख सकते हो मूल समस्या। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, दो डेफिनेशन मैंने बता दी, आद्य समस्या क्या है, द्वैत समस्या क्या है। फिर आपको एक याद करना है, द्वैतता का मूल सिद्धांत क्या है। अगर आप किसी आद्य समस्या यानी प्रिमल प्रॉब्लम को जानते हो, यानी ZP आपको दे रखी है, उसका इष्टतम हल आप जानते हो, तो आप उसकी ZD का मतलब है उसकी ड्यूल का हल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। और यदि आपको किसी ZD यानी उसकी ड्यूल का हल इष्टतम हल मालूम है, तो आप उसकी ZP का हल आसानी से ज्ञात कर सकते हो। यही जो प्रक्रिया है, यही जो प्रोसेस है, उसी को कहा जाता है द्वैतता का मूल सिद्धांत। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। अब सुनो, एक है संतुलित समस्या क्या है, यानी संतुलित आद्य समस्या क्या है, संतुलित द्वैत समस्या क्या है, आपको ये जानना है। अगर किसी ड्यूल प्रॉब्लम में आप लोगों को सभी जो प्रतिबंध दिए हुए हैं, क्या दे रखे हैं, सभी जो प्रतिबंध दे रखे हैं, यदि उनमें कंडीशन आपकी लेस देन की लगी हुई है, ध्यान से सुन लेना सब लोग, किसी भी दी हुई ड्यूल प्रॉब्लम में, यानी ZD जो आपको दे रखा है, उस ZD में आपके जितने भी प्रतिबंध दे रखे हैं AX वाले, यदि उन सब में लेस देन B, यानी यहां जो चिन्ह लगा रखा है वो चिन्ह आपका किसका होगा, अगर वो चिन्ह आपका लेस देन इक्वल का है। देख लो, अगर किसी दी हुई ड्यूल प्रॉब्लम में अगर सभी प्रतिबंधों के चिन्ह लेस देन इक्वल के हैं, तो वो जो समस्या होगी वो संतुलित ड्यूल प्रॉब्लम कहलाएगी, यानी संतुलित द्वैत समस्या कहलाएगी, संतुलित द्वैत समस्या कहलाएगी। समझ में आ गया सबको। संतुलित का मतलब है लेस देन का चिन्ह होना चाहिए जितने भी प्रतिबंध दे रखे हैं उनमें, इसके अलावा कोई चिन्ह आ जाता है तो उसको कहा जाएगा असंतुलित। ज्यादातर असंतुलित में आपको मिलेगा क्या, वो मिलेगा इक्वल का साइन, ऐसे मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, देखो AX बराबर क्या मिलेगा आपको, B मिलेगा। अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जिसमें यहाँ इक्वल का निशान लगा हुआ हो, तो उसे उस ZD का क्या कहा जाएगा, यानी उस ZD को आपको असंतुलित द्वैत समस्या कहा जाएगा। मैंने 4 सवाल आपसे डिस्कस किए हैं, जल्दी जल्दी मैं रिपीट कर देता हूं। आद्य समस्या क्या है, कोई भी LPP दे रखे उससे संबंध एक अन्य रेखिक समस्या होती है, अन्य रेखिक समस्या को उसकी द्वैत समस्या कहते हैं और मूल वाली समस्या को आद्य समस्या या प्रिमल प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसी में आ गई कि जो किसी LPP से जुड़ी हुई एक अन्य रेखिक समस्या होती है, उस रेखिक समस्या को आद्य समस्या कहते हैं। फिर आपको मैंने बताया द्वैतता का मूल सिद्धांत क्या है, कि आद्य समस्या से जुड़ी हुई, आद्य समस्या का अगर आप इष्टतम हल जानते हो तो उससे जुड़ी हुई द्वैत समस्या का आसानी से हल कर सकते हो। अगर ड्यूल का आप इष्टतम हल जानते हो तो उससे जुड़ी हुई आपकी प्रिमल प्रॉब्लम का हल आप आसानी से कर सकते हो। इसी सिद्धांत का नाम है द्वैतता का मूल सिद्धांत। फिर है संतुलित, दी गई किसी भी द्वैतता की समस्या में यदि सभी प्रतिबंधों में लेस देन का चिन्ह लगा हुआ होता है तो उसे कहते हैं उसे संतुलित द्वैत समस्या। अगर लेस देन का चिन्ह नहीं लगा हुआ, इसके स्थान पर अगर इक्वल का साइन लगा हुआ आ जाए आपके पास, तो ध्यान रखिएगा आपको वहां क्या है, असंतुलित द्वैत समस्या कहलाएगी। आप सबको ये 4 डेफिनेशन याद करनी है। कल अपन बात करेंगे कैसे ड्यूल से आपको प्रिमल में बदलना है और कैसे प्रिमल से ड्यूल में बदलना है। दोनों का आपस में जो चेंज है उस चेंज पर अपन बातचीत करेंगे। तब तक आप इन वीडियो का आनंद लीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।